हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है हमारे लेक्चर्स CUET के और आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट्स माइक्रो के कवर कर चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। क्विकली देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि जोड़कर टोटलिटी में सम टोटल करके देखेगा इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो जो भी चीजें चेंज करती हैं उसे हम वेरिएबल बोल देते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होंगे? ऐसी कोई भी चीजें, जैसे कि डिमांड को हम स्टडी करेंगे कि कैसे डिमांड बदलती है, सप्लाई को स्टडी करेंगे कैसे सप्लाई बदलती है। जब भी आप किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करते हो, आप बात करते हो कि इकोनॉमी के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं। जब उनको टोटलिटी में स्टडी करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाती है। It takes into account various interlinkages which may exist between different sectors of the economy. Second है national income accounting is a branch of macroeconomics of which estimation of national income related aggregates is a पार्ट। बेसिकली तो सिंपल है। चलो आगे। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे पास? इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है जिन 4 चीजों को यूज करके। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगा, फर्म्स हो जाएंगी जिसे हम इंडस्ट्री बोल देंगे, एंड देन हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स फॉर गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सजेस्ट करता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा रिवॉल्व करता है। पैसा कैसे रिवॉल्व करता है? सबसे पहले प्रोडक्शन स्टेज पे पैसा इकट्ठा है, प्रोड्यूसर्स के पास पैसा है। नाउ ये लोग क्या करते हैं, जब भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज करेंगे तो जिन भी लोगों से काम दे रहे हैं उनको सैलरी पे करेंगे, उनको रेंट पे करेंगे, ठीक है, उनको प्रॉफिट्स पे करेंगे। जो भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हाउस होल्ड के पास होते हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को चीजें सप्लाई करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, जिसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हें इनकम देते हैं। इनकम जनरेट हो जाती है हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड उस पैसे का क्या करेगा? जाके खर्चा करेगा, मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर जनरेट करता है। एक्सपेंडिचर जब हो रहा है तो किन चीजों के ऊपर होगा? जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बना रखा है उन चीजों के ऊपर। तो इस तरीके से इकोनॉमी में प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड से मार्केट में आता है पैसा, एंड देन फिर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच जाता है। पैसा ऐसे रिवॉल्व करता रहता है। दिमाग में डायग्राम हम यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाता है? प्रोडक्शन का स्टेज होगा, उसके बाद इनकम जनरेशन का स्टेज होगा, देन शब्द यूज करते हैं डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर का स्टेज होगा, एंड वो पैसा कहाँ चला जाएगा? फिर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चला जाएगा, एंड ये सर्कल घूमता रहेगा। नाउ अगर हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा ना करके क्या कर ले, कुछ ना कुछ पैसा सेव कर ले, तो इस सर्कुलर फ्लो में से पैसा बाहर निकल जाता है एंड लीकेज हो जाती है। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? जब सर्कल में नहीं घूम रहा पैसा, बाहर निकल गया, लीकेज हो गई। एंड जब ये सेविंग्स कई बार इन्वेस्टमेंट की तरह सर्कल में फिर से इंट्रोड्यूस की जाती है तो सर्कल का फ्लो बढ़ जाता है। उसे हम नाम देते हैं इंजेक्शन। क्या नाम देते हैं? इंजेक्शन। तो ये हमने 2 टर्म्स और समझ ली, इंजेक्शंस और लीकेज। चलो आगे बढ़ते हुए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आ गया हमें। देन वी हैव रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये क्या होता है? बेसिकली जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जैसे बात करें, पैसे के फ्लो की बात कर रहे हैं, उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि पैसे को छोड़ दो, उसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में किन चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। अब आप कहोगे पैसे के बिना थोड़ी कोई एक्सचेंज होता है, तो समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, अगर हम बात करें रियल फ्लो की या मनी फ्लो की, आपके सिलेबस के हिसाब से ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही काम कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर।
हमने समझा कि प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फैक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जो कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड सप्लाई करता है। हाउस होल्ड ने दे दी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मिल गई, अब इसके बदले में पैसा जाता है, पर हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम तो रियल फ्लो की बात कर रहे, तो पैसा भी यहाँ पे इग्नोर करो। अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज यूज करके सामान बना के देता है, हाँ या ना, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देगा हाउस होल्ड को। जब भी आप फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर, जब भी सामान जा रहा है, इसे बोला जाता है रियल फ्लो। अब इसी फ्लो के रिस्पॉन्स में जैसे फैक्टर सर्विसेज आई तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम देगा कुछ ना कुछ, हाँ या ना। एंड हाउस होल्ड सेक्टर अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर सेक्टर को भी पैसा देगा, इसे बोलते हैं मनी फ्लो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या जो मनी फ्लो है वो रिस्पॉन्स है रियल फ्लो का, हाँ बिल्कुल, रियल फ्लो होता है जिसके रिस्पॉन्स में मनी फ्लो इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। ये जो स्टॉक है उसका लाइन है, यहां पर मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां से निकल जाएगा, ये जो लाइन है ये स्टॉक वाली लाइन है, लिखने में यहां पर मिस्टेक हुई है। Stock variable is a quantity measurable at a given point of time and it has no time dimension. Stock का कोई भी time dimension नहीं होता है। Flow क्या होता है? Flow variable जो होते हैं ये ऐसी quantities होती है जिन्हें आप measure करते हो over the period of time, इसका time dimension होता है। मतलब क्या है? Stock की बात करूंगी, मुझे अभी बताओ इस टाइम कितना है, कितना है इस टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है। फ्लो कैसे काम करता है, एक साल में कितना रहा, एक महीने में कितना हुआ, एक हफ्ते में कितना हुआ, एक घंटे में कितना हुआ। जब भी आप कोई भी किसी भी तरीके के टाइम पीरियड के हिसाब से चीजों को चेक करते हो, वेरिएबल को चेक करते हो, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो फ्लो वेरिएबल की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप चीजों को मेजर करते हो टाइम के हिसाब से नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस टाइम आपके बैंक में कितना पैसा है, तो वो आपके बन जाते हैं स्टॉक वेरिएबल। देन वी हैव नाइन्थ, इकोनॉमिक टेरिटरी बाय डेफिनेशन इज द जियोग्राफिकल territory administered by the government within which person, goods and capital circulate freely. Geographical territory नहीं है, geographical territory administered by a गवर्नमेंट है। यानी कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का जो जियोग्राफिकल जो मैप वाला टेरिटरी है वो उसका इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, जियोग्राफिकल टेरिटरी जिसपे गवर्नमेंट का नियम कानून एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जहां पर इंडिया के लोग गुड्स सर्विसेज फ्रीली मूव कर सकती है। अब इंडिया में अगर अमेरिका की एम्बेसी है तो वहां पे इंडियंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। आगे, a resident is defined as a person who ordinarily resides in a country and whose economic interest lies in the center of country। ये कुछ चीजें जो हम बार बार 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वही चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेशनल इनकम निकालने में, नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स डिसाइड करने में ये सारी डेफिनेशंस आपको हेल्प करती हैं, राइट। तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी समझ आ गया हमें। देन हमने समझा एक नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहा जा रहा है, जो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रह रहा है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है। नो मैटर कि वो किस देश का नागरिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज 2 थिंग्स। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, 2 चीजें। द रेजिडेंट लिव्स or is located within the economic territory
and the resident carries out the basic economic activities of earning, spending and accumulation from that लोकेशन. एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा करना. तो बेसिकली जो भी कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है वो उसी कंट्री में कंडक्ट कर रहा है जिसमें वो रह रहा है. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स. दे मे बी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल. जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो वो कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगी. ड्यूरेबल लंबे टाइम पीरियड के लिए भी चल सकती है, सेमी ड्यूरेबल 1 से 2 साल के लिए भी चल सकती है, या फिर नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है, एक बार यूज किया एंड खत्म. Then we have material goods are tangible in nature, whereas non-material commodities are intangible in. तो non-material क्या हो जाएंगी? Basically services हो जाएंगी. Capital goods are those goods which help in further production of other goods. They are also known as producer goods. These goods may be durable, may be non-durable in nature. क्या बोला हुआ है? जो capital goods होंगी वो क्या होंगी? फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होने वाली चीजें होंगी एंड इनको प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाएगा. सारी जितनी भी कैपिटल गुड्स है सारी प्रोड्यूसर गुड्स है, पर जरूरी नहीं जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स है वो कैपिटल गुड भी हों. कैसे? कैपिटल गुड्स क्या होती है? हैवी मशीनरीज हो गई, हैवी फिक्स्ड एसेट्स हो गए, एक प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहे हैं. बट प्रोडक्शन के प्रोसेस में रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है, ठीक है, या छोटे छोटे इनपुट्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के प्रोसेस में काम नहीं आएंगे. इंटरमीडिएट गुड है, यूज करेंगे एंड खत्म हो जाएंगे. वो गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड तो हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड की कैटेगरी में नहीं आएंगे. कैपिटल गुड की कैटेगरी में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आएंगे. तो यहाँ पर ये वाली लाइन हम कट कर लेंगे. दीज गुड्स भी मे बी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल गुड्स ही होंगे जो हमारे कैपिटल गुड्स है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एक प्रोड्यूसर के. इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं या फिर ऐसे नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ अदर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीजेनरेटिंग इनकम थ्रू रीसेल ऑफ सच गुड्स. बेसिकली सिंपल डेफिनेशन. अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर होते हैं, अपने एंड यूजर तक नहीं पहुंचे होते हैं. Final goods and products are those goods which are produced for the purpose of final consumption for the और द कैपिटल फॉर्मेशन. फाइनल गुड्स क्या है? जो अपना प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं. चाहे इसे हाउस होल्ड ले जाए अपने घर पे, चाहे प्रोड्यूसर खरीद के ले जाए कि यार मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया, मैं इससे खेती करूंगा. अब वहां पर जो ट्रैक्टर है वो कंज्यूमर गुड नहीं है, वो कैपिटल गुड है, लेकिन फिर भी वो एक फाइनल गुड ही है. प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूसर के लिए एक फाइनल गुड ही है. किसको बात समझ में? इंटरमीडिएट गुड नहीं है. ट्रैक्टर अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस से आउट हो चुका है, लेकिन अगर वही हम जो छोटी चीजें होती है, सीड्स वगैरह होते हैं, ये अभी अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं हुई है, वो सब इंटरमीडिएट गुड जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर एक फाइनल गुड हो जाएगा प्रोड्यूसर के लिए. उसी तरीके से एक गाड़ी जो है, एक मोबाइल फोन जो है, जो हाउस होल्ड परचेज कर रहा है, वो उसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन. क्या होता है? जब इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो पैसा लगा रहा है इस सोच से, जहां भी आप पैसा लगा रहे हो ये सोच के कि यार यहां से फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है. रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ स्टॉक ऑफ फिजिकल गुड्स which is to be used for further production of goods and services within the with motive to increase the current income of the stock. एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है नेसेसरली जरूरी नहीं कि सिर्फ हैवी एसेट्स ही होने चाहिए. इन्वेस्टमेंट बेसिकली जहां भी पैसा डाल रहे हो सोच के कि यार पैसा आएगा. शुगर केन फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, उसमें आपने मशीनें ले आए हो, चीजें ले आए हो. अब जो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, जो इन्वेंट्री लेकर आ रहे हो ना, वो भी वहां भी तो पैसा ये सोच के लगा रहे हो ना कि पैसा और बनेगा यहाँ से. वो सब कुछ, चाहे फिक्स्ड गुड्स है चाहे इन्वेंट्री, सभी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. किसको बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन हम समझते हैं. Then we have expected normal wear and tear of fixed assets या capital equipments जो हो जाता है उसको हम depreciation नाम दे देते हैं, या फिर consumption of fixed assets बोल देते हैं. Domestic product is defined as a money value of final goods and services produced by all enterprises located within the domestic territory.
जब भी हम जीडीपी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो फोकस रहेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना हुआ फैक्टर इनकम होना चाहिए, पैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, बाहर का नहीं इंक्लूड करने का है। नॉर्मल ने बनाया है, बिना नॉर्मल ने बनाया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। नेशनल प्रोडक्ट जबकि क्या बोलेगा, ऐसा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ऐसा फैक्टर इनकम जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमें नहीं फर्क पड़ता कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा कमा रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर बाहर हो, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देन वी मूव ऑन टू जीडीपी एट एमपी। मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सेम रहेगा कि सारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है पर एमआरपी पे उठाने का है, मार्केट वैल्यू पे उठाने का है एक अकाउंटिंग ईयर में। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग फाइनल गुड्स उठाएंगे मार्केट वैल्यू पे, लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया, चाहे कंट्री में चाहे कंट्री से बाहर। उसके बाद देखो एनपी और डीपी में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, यहां पर सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस होगा, यहां पर सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट पे फोकस होगा। एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डिफरेंस क्या आया, यहां पर ग्रॉस था, यहां पर नेट है, यानी कि इसमें नेट में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगी। दिस इज द नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेट आउटपुट बोल दिया, मतलब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड नहीं है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। उसके बाद एनएनपी एट एमपी है, अगेन नेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट उठा लोगे। देन हमारे पास है एनडीपी एट एफसी। क्या डिफरेंस आया, यहां पर जितनी भी चीजें थी एमपी पे थी, यहां पर अब क्या आ गया, एफसी पे आ गई, फैक्टर कॉस्ट पे आ गई। यानी कि अभी तक हम मार्केट वैल्यू पे चीजों को उठा रहे थे, अब हम चीजों को उठाएंगे उनके फैक्ट्री प्राइस पे, जो फैक्टर कॉस्ट है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया गया है। यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो मार्केट प्राइसेस होते हैं उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज का अफेक्ट डला होता है, लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होती है उस पर भी टैक्सेस और सब्सिडीज का इंपैक्ट नहीं डला होता। वो बताते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पैसा दिया गया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इट इज द सम ऑफ नेट वैल्यूज एडेड बाय प्रोड्यूसर्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डीपी है, नेट वैल्यू बोला है क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट can also be seen as a sum total of factor incomes earned within the domestic territory of a country net of depreciation। बस लिखने का तरीका यहाँ पर बदल रहा है। NNP at FC आएगा, यहाँ पे EC लिखा हुआ है गलती से, NNP at FC अगेन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे आप चीजों को उठाओगे नेट फाइनल प्रोडक्ट को जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास GNP एट FC है, यानी कि आप ग्रॉस प्रोडक्ट उठाओगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन उठाओगे, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है एट फैक्टर कॉस्ट ओनली। जीडीपी एट एफसी आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा एंड फैक्ट्री प्राइस पे उठाओगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है। देन वी हैव मेथड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके पास नेशनल इनकम निकालने के लिए, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड में आप सारा प्रोडक्ट उठा लोगे, इनकम मेथड में आप सारी इनकम उठा लोगे, एक्सपेंडिचर मेथड में आप सारा एक्सपेंडिचर उठा लोगे। एंड जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, कई बार क्या होता है जब आप चीजें गिन रहे हो तो डबल आप 2 टाइम्स काउंट कर लेते हो उसे, तभी बोलते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स मत इंक्लूड करो, क्योंकि चीनी में शुगर केन का प्राइस तो ऑलरेडी ही इंक्लूडेड होगा। तो उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं, डबल काउंटिंग इसी सिचुएशन को कहते हैं जब आपने शुगर केन का भी प्राइस जोड़ लिया और चीनी का भी जोड़ लिया, जबकि चीनी में शुगर केन का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड था। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना। देन वी हैव रियल नॉमिनल जीडीपी। रियल नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल होता है जब आप जीडीपी को एट कांस्टेंट प्राइसेस देखते हो, नॉमिनल होता है जब आप जीडीपी को एट करंट प्राइसेस देखते हो। क्या मतलब है, मान लेते हैं, चलो अपन स्क्रीन से चले पहले।
मान लेते हैं रियल और नॉमिनल में क्या फर्क रहता है कि अभी इकोनॉमी के अंदर 100 प्रोडक्ट बन रहा है एंड 10 रुपए उसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो इकोनॉमी में अगर मैं कहूँ जीडीपी बताओ, कैसे पता करोगे? क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितना आ जाएगा आपके पास? अच्छा, 1000 रुपए का सामान बन रहा है, इसे हम जीडीपी बोल देंगे। इसे हम नॉमिनल जीडीपी बोल देंगे। रियल कैसे निकालेंगे? रियल में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो प्राइस है ये करंट ईयर प्राइस है, हम एक बेस ईयर बताते हैं। हम मान लेते हैं कि 2000, अभी 24 चल रहा है, 2014, 10 साल पहले प्राइजेस कितने थे? 10 साल पहले मान लेते हैं प्राइजेस थे 5। 10 साल पहले प्रोडक्ट कितना बन रहा था? मान लेते हैं 100। तो कितने का जीडीपी था? 500। अब कितने का जीडीपी है? 1000। नाउ यू विल से कि जीडीपी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। बट मैं क्या करूंगी, यूनिट्स जो आज प्रोड्यूस हो रहे वही उठा लेती हूं। जो प्राइस है वो करंट ईयर का उठाने की जगह बेस ईयर का उठा लेती हूँ। बेस ईयर का प्राइस कितना है? 5। हाँ या ना? अब मेरा जीडीपी कितना आ गया? इसे नाम देती हूं रियल जीडीपी। हुआ क्या? कंफ्यूज हो गए हम तो। देखो सिंपल सी बात क्या हुई, यहां पर जब मैंने चीजों को कैलकुलेट किया, जब मेरे पास 1000 आया, ये मेरी एक्चुअल जीडीपी आ गई। कितनी है? नॉमिनल जीडीपी मुझे पता लग गई 1000 है। मैंने ये पुराने प्राइजेस क्यों पिकअप किए? ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि जितना मेरा जीडीपी 2014 में था उससे क्या मैं आगे बढ़ पाई हूं। एक्चुअली देश में प्रोडक्ट इंक्रीज किया है, तो मुझे क्या पता लगा, अगर मैं पुराने प्राइजेस उठाए, मैंने, मुझे पता लगा पहले कितना था 500, आज कितना है 500। यानी कि एक्चुअली जीडीपी में प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं किया है, सिर्फ प्राइजेस ही इंक्रीज किए हैं। 2014 में कितना बन रहा था प्रोडक्ट? 100। आज कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 100 ही बन रहा है। सिर्फ प्राइजेस बढ़े हैं, देश में महंगाई आई है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए इस जो नॉमिनल जीडीपी का इल्यूजन है कि बढ़ा हुआ जीडीपी, उसे तोड़ के आपको एक रियल इमेज दिखाता है। तो कहीं ना कहीं रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी से क्लियरर, एक बेटर इमेज आपको प्रोवाइड करता है। देन व्हाट वी हैव इज, ओके, देन व्हाट वी हैव इज रियल। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली बोलेंगे कांस्टेंट ईयर प्राइजेस पे होता है कैलकुलेशन, यहाँ पे करंट ईयर प्राइजेस पे होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्चुअल दिखाता है कि सिचुएशन क्या कहते हैं कि इस टाइम कितना हमें फिगर्स दिख रही है, पर रियल जो है वो आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कितना ग्रो कर पाए हो प्रोडक्ट को या नहीं कर पाए हो। ठीक है, उसके बाद वी हैव रियल जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं। जब आप देखना चाहते हो, प्राइस इंडेक्स आपको बेसिकली क्या बताते हैं कि कितना परसेंट चेंज आ गया है। जब हम रियल और नॉमिनल को कंपेयर करते हैं तब हमें बस सिंपल सी बातें पता चलती है कि प्राइजेस, अच्छा 100% बढ़ गए, 50% बढ़ गए, कितना प्राइजेस में चेंज आया है, उसे हमें जब कैलकुलेट करना होता है तब हम प्राइस इंडेक्स को निकाल लेते हैं। अपन यहाँ पे चलते, इसे देख लेते एक बार। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 1000। मुझे बताओ यहां पे हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आया था? 1000। रियल जीडीपी अपना कितना है? 500 इंटू 100। इसे अपन कट कर देते हैं, ये भी कट हो जाएगा। 5 2 10। ये हमारे पास क्या आ गया है? प्राइस इंडेक्स आ गया है कि कितना चेंज आया है प्राइस के अंदर। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारे लिए क्या कर देता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? मेजर करता है चेंज को जो प्राइजेस के अंदर आए हैं। कैसे करता है? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को
जो भी हमने कैलकुलेट किया, बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी विद द रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्टेंट विद 100। हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, जो कि हमारे प्राइस इंडेक्स की वैल्यू होगी। देन वी हैव रियल जीडीपी में अगर राइज आता है तो वो हमें एक्चुअली ये बताता है कि प्रोडक्ट कितना बड़ा है। नॉमिनल में अगर राइज आ भी रहा है तो भी हमें नहीं पता कि वो राइज प्राइस की वजह से है या फिर क्वांटिटी की वजह से है। देन वी हैव जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। फिर भी रियल जीडीपी को हम क्यों नहीं एक बेस्ट इंडेक्स के रूप में या बेस्ट इंडिकेटर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट करेंगी सिस्टम के अंदर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होंगे जिनकी वजह से काफी सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने वाला है। मान लो हमारा देश दिखा रहा है जीडीपी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही ग्रो की है, बाकी लोग गरीब के गरीब ही है। तो जीडीपी हमें सिर्फ टोटल अमाउंट दिखाता है कि इतना बना लिया है, पर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब नहीं दिखा पाते, जिसकी वजह से हमें एक क्लियरर इमेज नहीं मिलता है। नाउ बोरिंग पार्ट डन, लेट्स क्विकली रैप इट अप। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है? जो आपके पास 3 मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड, उससे आपको नेशनल इनकम निकालने को बोला जाता है। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसका एग्रीगेट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीजें याद रख लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर आप लोग नेट पे खड़े हो और आपको ग्रॉस पे जाने का है तो आपको डेप्रिसिएशन जोड़ने का है, ग्रॉस से अगर नेट पे आने का है तो डेप्रिसिएशन माइनस करने का है। अगर आप लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे खड़े हो एंड आपको नेशनल प्रोडक्ट पे जाने का है तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैसे आता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जब माइनस करते हो तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। जब डीपी से एनपी पे जाना है तो जोड़ोगे, जब एनपी से डीपी पे आना है तो इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करोगे। देन वी हैव, अगर फैक्टर कॉस्ट पे खड़े हो, मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें टैक्सेस को जोड़ने का है एंड सब्सिडीज को माइनस करने का है, जिसे हम बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर एमपी से एफसी पे आने का है तो माइनस करने का है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपके पास सॉर्ट हो गई, हाँ है ना? इन चीजों को अगर दिमाग में बैठा लेते हो तो जो भी न्यूमेरिकल्स है या एग्रीगेट्स आपको पूछ लेते हैं कि भाई आप लोग जीडीपी एट एमपी पे खड़े हो, आप एनडीपी एट एमपी पे पहुंचना चाहते हो तो टिक करो कौन सा ऑप्शन सही है कि क्या प्लस माइनस किया जाएगा। ऑप्शन दे दिया प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कौन सा टिक करोगे? मुझे पता है डीपी चेंज नहीं करना है, एमपी चेंज नहीं करना है, जी से एन पे जब भी आना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। चलो जी, आंसर ठीक हो गया। तो बेसिकली ये डब्बे 4 या 2-3 याद रख लोगे। उसके बाद हमारे पास एक ये चीज रहती है, 4 ब्लैंक्स है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस है, यहाँ पे आपके पास डीपी या फिर एनपी, डी या एन ही लिख लो, या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा या इनकम रहेगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगेन आपके पास चॉइस है 2। ये 4 ब्लैंक्स है, इन 4 ब्लैंक्स को एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर करके आपके पास टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं? जीडीपी, जी उठाया, डी उठाया, पी उठाया एट एमपी, ठीक है। अब जी रखूंगी एंड बाकी सेकंड चॉइसेस कर लेती हूँ। जी यहां से एन, पी एट एमपी सेम ही रखती हूं। अब वो भी चेंज करने का है, जी डी पी एट एफ सी कर देती हूँ, लास्ट ब्लैंक चेंज किया। नाउ जी एन पी एट
FC, G के साथ 4 बन गए, इसी तरीके से N के साथ भी सेम टू सेम 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे। टोटल आपके पास 8 एग्रीगेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? उसके बाद अगर मेथड्स पे भी थोड़ा ध्यान दे ले, वैल्यू एडेड या जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हमें पूरे देश का प्रोडक्ट उठाने का है, तो हम सारी सेल्स उठा लेते हैं, प्लस जो चेंज इन स्टॉक है वो उठा लेते हैं। चेंज इन स्टॉक को क्यों उठाया है? चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं देश में प्रोडक्ट कितना बना है। मान लो साल की शुरुआत में आपका स्टॉक 10 था, अब आपका स्टॉक 11 हो गया, तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो आप क्या कर रहे हो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 1, यानी कि ये एक प्रोडक्ट यहां भी तो ऐड हुआ है ना, बिका नहीं तो क्या हो गया? बन तो गया है ना देश के अंदर, इसके लिए पेमेंट्स तो चली गई होंगी ना, तो इसीलिए हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। देन व्हाट वी हैव इज जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वो नहीं चाहिए, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, यानी कि जो भी आपके पास परचेजेस हैं वो आप क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा? आपका प्रोडक्ट मेथड से GDP एट MP आ जाएगा। अगर नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करोगे? G से नेशनल इनकम ये होता है FC, G से N पे जाने के लिए क्या करोगे? DP से NP पे जाने के लिए क्या करोगे? MP से FC पे जाने के लिए क्या करोगे? इस स्टेप के बाद वो सारी चीजें हो जाएंगी। वैल्यू मेथड डन हुआ, उसके बाद आ जाओ इनकम मेथड पे। इनकम मेथड में सारे देश का इनकम जोड़ने का है। 4 लोग कमाते देश के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सारे सैलरी, सारे वेजेस आ जाएंगे, जिस भी तरीके से एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट किया जा रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, इसमें आपकी सारी बाकी की चीजें आ जाएंगी, जैसे कि रेंट पे करोगे लैंड के लिए, ठीक है, प्रॉफिट्स पे करोगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन लोगों को लेबर को पे कर दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करोगे एंड रॉयल्टी पे करोगे। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड हो जाएंगी। प्लस कई बार जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अब डिफाइन नहीं कर पाते कि मैं लेबर के रूप में कमा रहा हूँ, या मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रॉफिट कमा रहा हूँ, या मैं कैपिटल वाला इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, तो उनका जो भी पैसा होता है वो मिक्स्ड इनकम में ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा इससे आपके पास? इनकम आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी NDP एट FC। अगर नेशनल इनकम निकालना है तो NNP एट FC निकालना है। N से N कुछ चेंज नहीं होगा, FC से FC कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ DP से हमें NP पे जाने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये स्टेप करने के बाद ये चीज ऐड हो जाएगी। उसके बाद लास्टली हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सारे देश का खर्चा जोड़ना है, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करेगा, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर खर्चा करेगा, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, एंड जो भी हमारे नेट एक्सपोर्ट्स होंगे, वो सब चीजें आप लोग क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें इन्वेंट्री प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दोनों ही जोड़ी गई हैं, प्लस डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है इस आय के अंदर। इसीलिए ये एग्रीगेट हमारे पास क्या बन जाता है? जब ये चीजें निकालते हो GDP एट MP बन जाता है। अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करने को बोला गया है, कैसे आओगे? G से N पे डेप्रिसिएशन, DP से NP पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, MP से FC पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुल मिला के ये हमने लास्ट में देख लिया कि क्या क्या चीजें आपको और देखने को मिल सकती हैं। MCQs है तो ऑब्वियसली फुल फ्लेज क्वेश्चंस नहीं है, पर हाँ वो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ खड़े हो तो क्या क्या प्लस माइनस किया जाएगा, वो ऑप्शंस हो सकते हैं, वहां पे आपको चीजों को जज करने को बोला जा सकता है। रियल नॉमिनल देख लेना, सर्कुलर फ्लो या स्टॉक फ्लो, फाइनल इंटरमीडिएट, इनके वो आपको ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो फाइनल गुड कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड कौन सा है,
है, स्टॉक वेरिएबल कौन सा है, फ्लो वेरिएबल कौन सा है। तो नेशनल इनकम को एक बार थॉरली प्रिपेयर कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।